जय माता की मित्रों। हम लोग मूल नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं चंद्रमा अगर मूल नक्षत्र में हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। पुस्तक के अनुसार जो भी ज्योतिष की जितने भी पुस्तकें और चाहे नक्षत्र की पुस्तकें, जब मूल नक्षत्र में चंद्रमा होता है तो प्रायः कर यही बोला जाता है कि मूल का चंद्रमा अच्छा नहीं बोला जाता है और बहुत सी शांति विधान वगैरह, बच्चे के बालारिष्ट योग वगैरह बहुत कुछ आते हैं। कुछ हद तक सही बोल सकते हैं, लेकिन एक जगह जाके वो सब चीजें शांत हो जाती हैं। शुरुआत का जब फर्स्ट वीडियो दिया था मूल नक्षत्र का, सूर्य के बारे में, तब हमने आपको बताया था कि ये केतु का नक्षत्र है और शायद बहुत पहले मूल नक्षत्र के बारे में शुरुआती स्टेज के वीडियो सब नक्षत्रों के हमारे दिए हुए हैं। पर्टिकुलर एक एक नक्षत्र का कैसा कारकत्व होता है, क्या होता है। फिलहाल बातें कर रहे हैं कि एक एक नक्षत्र में सब ग्रहों का एक एक का प्लेसमेंट और उनके ऊपर दृष्टियां। तो चंद्रमा मूल नक्षत्र में होने से वो चंद्र राशि भी आपकी वही हो जाएगी, वही नक्षत्र बोला जाएगा और उसी अनुसार आपकी प्रिडिक्शन भी बहुत कुछ चंद्र राशि के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होती है। चंद्रमा मूल नक्षत्र में सामान्य फल पुस्तक में बताया गया है, जिसकी हम अभी आपको वीडियो बना के दे रहे हैं बराबर। न ज्यादा अच्छे न ज्यादा बुरे, लेकिन ग्रहों की दृष्टियां जो इनके ऊपर पड़ती है वो बहुत अच्छी रहती है। और भी कई पुस्तकें हैं। इसमें सबसे बड़ा योग रहता है बालारिष्ट योग का। बालारिष्ट योग मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम जाएं तो वर्तमान समय में मैक्सिमम 15 साल तक का। अगर 15 साल तक बच्चा हष्ट-पुष्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका दिमाग अच्छा है और वो खेलकूद में है, तो आप खुद देखिएगा उसके एनर्जी लेवल जो उसका है बहुत ज्यादा होगा बनिस्पत औरों के। हर समय, चाहे आप शैतानी स्वरूप समझ लो, चाहे आप खेलकूद के संबंध में समझ लो, या हर समय एक क्वेश्चन मार्क, जैसे आप उससे कुछ पूछें, कुछ बोलेंगे, वो आपसे कुछ पूछा और कुछ आपने उसका आंसर दिया, तो वो तपाक से दूसरा क्वेश्चन आपके सामने राइज कर देगा। मतलब बहुत शार्प माइंडेड होता है, क्योंकि चंद्रमा का अंश जब मूल नक्षत्र के साथ बैठता है और चंद्रमा आपका जो भी उसके मूल नक्षत्र के या गंड मूल के जो फल होते हैं वो बालारिष्ट योग तक ही सीमित है। उसके बाद में ऐसा इंसान बहुत प्रोग्रेस करता है। बाकी ग्रहों की दृष्टियां, युतियां, उनका एक अलग इफेक्ट होता है, लेकिन ऐसा इंसान अथाह मेहनत करने वाला, मेहनत से कभी नहीं थकने वाला, खेलकूद में बहुत ज़्यादा एडवांस रहने वाला, डिफेंस लाइन में या सेना में या आपके गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला, लोगों की मतलब तकलीफ देख के उनकी हेल्प करने वाला, सत्य का पक्ष लेने वाला, ईमानदारी से कार्य करने वाला, ऐसे बहुत कुछ है मूल नक्षत्र के। लेकिन बताया कुछ और जाता है और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में नेगेटिव इफेक्ट भी ज़्यादा होता है और उन नेगेटिव इफेक्ट का मैक्सिमम उम्र होता है 12 से 15 साल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका होती है माता पिता की। अब से हम लोग प्राय कर, जहाँ तक हमको हमारे चैनल के विषय में पता है, सब अबाउ 40 जो है वो ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब ने भी एक अलग ही एक ऑप्शन चालू कर दिया है जिसमें पता चल जाता है कि कौन सी एज के आदमी जो है या बहनें हैं या भाई लोग हैं तो कौन सी एज के ज़्यादा सुनते हैं आपके चैनल को या देखते हैं। तो अबाउ 40 है, मूल नक्षत्र है हम लोगों का, तो आप खुद देखिएगा आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। ये अलग बात है कि ज्योतिष किसी एक नक्षत्र या किसी एक ग्रह के ऊपर आपकी पूरी कुंडली डिपेंड नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है,
एनर्जी लेवल हाई रहता है, गुस्सा हो सकता है दिमाग में, और गुस्से को भूलना मुश्किल हो सकता है। किसी से दुश्मनी हो जाए तो फिर उसको भूलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आफ्टर ऑल दूसरे आदमियों से बनिस्बत औरों के आपको कम थकान आती है, मेहनती आप बहुत ज़्यादा होते हैं, नेचुरलिटी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, किसी का दुख तकलीफ देख के हृदय द्रवित होता है। ऐसा कुछ मूल नक्षत्र का चंद्रमा होने से इफेक्ट होता है। अब वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि बाकी ग्रह क्या बोल रहे हैं और चंद्रमा कितने लेवल पे है, मतलब कितने अंशों पे है, बलवान है, क्षीण है, या आपके लगन कुंडली अनुसार 3, 6 और 12 का स्वामित्व है उसके पास, तब फलों में थोड़ा परिवर्तन आता है। ये तो जो भी ज्योतिष के विषय में जानते हैं ये सब जानते हैं ये बातें, और भावों के विषय में या और भी बहुत से ज्योतिष से संबंधित जो पाठ है हमारे दिए हुए हैं इस चैनल में। तो अगर आप शुरू से श्रवण करते हुए आएंगे तो बहुत कुछ चीज़ों का सही में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मूल नक्षत्र में चंद्रमा है और सूर्य की दृष्टि है। अब यहाँ पे देखिए कैसे फलों में परिवर्तन आता है। इंसान यशस्वी होता है, राजसी ठाट बाट वाला होता है। अगर मंगलदेव की दृष्टि है तो डिफेंस लाइन में जा सकता है, या गवर्नमेंट से कनेक्टेड जो पब्लिक सर्विस होती है उसमें जा सकता है, पुलिस है, आईपीएस है, आईएएस है। बुध देव की दृष्टि हो, ज्योतिष या पुराण या वैदिक ज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और बहुत ही सुखी, अच्छा कोई बिजनेस, अच्छे नौकर चाकर घर में, इस तरह का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। गुरुदेव की दृष्टि बहुत श्रेष्ठ फल देती है। ये जितने भी आपको मंगल, बुध और सूर्य के जो अच्छे इफेक्ट बताए उससे भी कई गुना ज़्यादा गुरुदेव के इफेक्ट होते हैं। और गुरुदेव की दृष्टि हमेशा ही किसी भी ग्रह पे पड़ो, चाहे वो राहु हो जिनको हम लोग क्रूर या पापी ग्रह की श्रेणी में लेते हैं, राहु हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, किसी भी ग्रह पे अगर गुरुदेव की दृष्टि है कोई मैटर नहीं करता गुरुदेव कौन से स्थानों का स्वामित्व उसके पास है, कोई मैटर नहीं करता वो कहाँ बैठे हैं, कोई मैटर नहीं करता उनके कितने अंश हैं, लेकिन शुभत्व उनकी दृष्टि में हमेशा रहेगा। ये चीज आप नोट कर लो। ये चाहे पुस्तकों के अनुसार लिखा हुआ है, चाहे हम बता रहे हैं, चाहे कोई और बता रहे हैं, गुरुदेव कभी भी कोई भी दशा में, कोई भी परिस्थिति में दृष्टि के अनुसार गलत फल नहीं देते, प्लेसमेंट के अनुसार दे सकते। कि गुरुदेव जिस राशि में या जिस भाव में बैठते हैं वो आपकी कुंडली, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली के अनुसार पता करना पड़ेगा कि वहां पे वो कैसा फल दे रहे हैं, लेकिन दृष्टि उनकी कभी गलत नहीं होती है। अब अंशों में कमजोर है और उनकी दृष्टि अच्छी जा रही है, लेकिन बाकी पाप या क्रूर ग्रहों की दृष्टि उसी स्थान पे जा रही है, तब एक अलग मैटर होता है। लेकिन गुरुदेव की वजह से प्रॉब्लम नहीं आता, उनकी दृष्टि की वजह से प्रॉब्लम नहीं आता, प्लेसमेंट अलग मैटर करता है। शुक्र देव की दृष्टि धनी होता है, धार्मिक होता है और संतान का भी अच्छा सुख मिलता है। शनि देव की दृष्टि विद्वान होता है, धार्मिक विषयों का ज्ञाता होता है, लेकिन थोड़ा हृदय से इतना ज्यादा सेंटिमेंटल हो सकता है नहीं हो। अब देखिए मूल नक्षत्र में चंद्रमा है और प्राय कर अच्छा फल नहीं बताया जाता है, लेकिन किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो हमेशा अच्छा फल देता है, कोई भी खराब फल उसका नहीं मिलेगा फिर आपको। तो हम लोग क्या करते हैं ज्योतिष में कि जैसे बोला जाता है ना, बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो तुरंत उस चीज को आज के समय में, मतलब आम आदमी जो भी ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी जिसको ज्ञान है, चाहे वो अपनी बहनें हो, बच्चियां हो, भाई लोग हो, माता पिता हो, जैसे ही पता चलता है कि बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तुरंत हम लोग, मतलब एक अलग ही हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो माइनस सेंटिमेंटल में चला जाता है, और फिर हम लोग उद्योग करते हैं कि इसका कुछ शांति करे, इसका कुछ वो करे। हम लोग देखने की कोशिश नहीं करते कि उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो उन फलों में वो उसी समय परिवर्तन हो जाता है। प्राय कर सब पाठों में बोलते हैं
कुछ हकीकत बोलते हैं, कुछ जो देखा, जो अभ्यास में देखा या अपने जीवन में देखा, वो जब बातें बोलते हैं तो सबको अच्छी नहीं लगती। अब नहीं लगती तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना ज्ञान है, क्योंकि जो देखा और जो एक्सपीरियंस में अनुभव किया है हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ या अपनों के साथ, जो भी फ्रेंड सर्कल में है और में है, इसलिए बोलते। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कोई प्रोफेशनल ज्योतिष है जो आपको अपनी बातों में भरमा के और आपसे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। जब हमारा मोटिव अर्निंग करने का है ही नहीं, तो फिर आपको भरमाने से हमको कोई मतलब भी नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझिए। ये ज्योतिष जब हम लोग नहीं थे तब भी था, और जब हम लोग नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। ये वो ज्ञान है जो सृष्टि के साथ पैदा हुआ है और सृष्टि के साथ ही जाएगा। अब ये अलग बात है कि इस ज्ञान को हम लोग कौन सी चीज से कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इस ज्ञान को ज्ञान के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा के उत्थान के साथ कर रहे हैं, अपने मन को विषय भोगों से हटा के कुछ अलग लेवल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस ज्ञान को जो प्रारब्ध अनुसार प्राप्त, कोई भी आदमी केवल एक जन्म में कभी भी ज्योतिष की पुस्तक पढ़ के कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसका शुरुआत पीरियड है तो कई जन्मों से वो पढ़ पढ़ के किसी जन्म में आके उसका क्लिक होता है थोड़ा बहुत, जिसको हम लोग 0.1% बोल दे या 0.5% बोल दे या 1% बोल दे या 2% बोलते, उसका क्लिक होता है। क्लिक कैसे होता है कि उसका ज्ञान तो पहले से उसके मस्तिष्क या उसके हृदय में विद्यमान है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला। रास्ता कैसे मिला? जैसे ज्योतिष की पुस्तक का अध्ययन किया, वो जवान होके या वृद्धावस्था में होके या 55 में, या फिर ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला, तब वो चीज, वो ज्ञान जो है पूरा पहले से उसके दिमाग में, उसके हृदय में जो सेव किया हुआ है सुपर कंप्यूटर के द्वारा, वो चीज क्लिक होते ही वो पुरानी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक उस ज्ञान के साथ, वर्तमान वाले ज्ञान के साथ ऐड हो जाती है। तो कुछ चीजें वो पुस्तकों में देखता है और कुछ चीजें पुस्तकों में उसको नहीं मिलती है और वो अपने आप उसके अंदर से निकलती है। ऐसा बहुतों के साथ होता है। जो भी ज्योतिष में इस विषय में ज्ञान रखते हैं उनके साथ होता है, मोस्टली के साथ होता है कि ये चीज हमारे मन में आई तो चलो, पुस्तक में तो नहीं लिखा लेकिन अभ्यास के द्वारा देखे तो अभ्यास के द्वारा वो एकदम सही जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस समय ये ज्ञान श्रवण के द्वारा, शायद द्वापर युग में ये लिपिबद्ध होना चालू हुआ, तब तक तो श्रवण के द्वारा ही था कि गुरु अपने शिष्यों को श्रवण के द्वारा पाठ याद करवाते थे और वो उनके शिष्यों में, क्योंकि उस समय के इंसानों का मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग था, पूरे पूरे वेद शास्त्र उनको कंठस्थ याद रहते थे। उन मनुष्य, उस समय के मनुष्य हो, मनीषी हो, ब्रह्म ऋषि हो, महर्षि हो, ऋषि हो, चाहे साधारण इंसान हो, उस समय का ज्ञान जब परिमार्जन होते हुए, रिफाइन होते हुए एक दूसरे के साथ, जैसे आपने आज मेरे को कुछ शब्दों के द्वारा ज्ञान दिया, मैं उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा अपना लेवल है, मेरी अपनी रे है, मेरी अपनी ऊर्जा है। मैं जब उसको किसी दूसरे को सुनाऊंगा तो उसमें कुछ न कुछ रिफाइनिंग ऐड या लेस जरूर होगा। ऐसा करते करते वो कई युगों तक चलते हुए द्वापर युग तक आया। द्वापर युग में जब लिपिबद्ध हुआ, उसके बाद में वो लिपियां जो लिपिबद्ध हुई थी, हकीकत में आज तो है नहीं। कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र, कितने वेद, कितने पुराण, कितने समय से इधर से उधर होते गए, खंडित होते गए, जलते गए, नए लिखते गए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कुछ पता नहीं। कैसे पता चलेगा? जो भी, जिसके अंदर भी ज्योतिष के प्रति थोड़ी सी प्रेरणा है या थोड़ा सा भी उसका झुकाव है, इसका मतलब उसके अंदर पहले के कई जन्मों में उसका अध्ययन किया हुआ है, वो चीजें उसके अंदर सेव है।
जब वो जैसे ही किसी पुस्तक को पढ़ेगा, जैसे ही किसी ऐसे गुरु के सामने बैठेगा, जैसे ही किसी ऐसे विद्वानों के सामने बैठेगा, बातचीत करेगा, तो उसका झुकाव उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि पहले से सेव है। और जब वो उसको पढ़ेगा तो वो ज्ञान उसके साथ ऐड हो जाएगा। बहुत सी बातें हम लोगों को पुस्तक में नहीं मिलेगी। उसका कारण भी हमने आपको बता दिया कि एक ही पुस्तक को अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल में, अलग अलग ज्ञानियों ने लिखी है। एक ही योग को अलग अलग पुस्तक में अलग अलग लेखकों ने या ज्ञानियों ने या ऋषियों ने अपने अनुसार लिखी है। किसी क्षेत्र में, इसलिए बोला जाता है ज्योतिष में कि ज्योतिष में जब किसी की जन्मपत्री या कुंडली का अध्ययन करना हो तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सी परिस्थिति में इंसान है, कौन से क्षेत्र में निवास कर रहा है और किस तरह के आदमियों के साथ संगति में है, क्या काम कर रहा है, कैसे कर्म कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ज्योतिष किसी एक युति से या किसी एक ग्रह से सबके साथ सेम फल नहीं मिलते। सूर्य लगन में हमारे भी हो सकता है, सूर्य लगन में आपके भी हो सकता है, सूर्य लगन मेरे बच्चे के भी हो सकता है। तो सबको क्या सेम मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। सेम कोई भी फल कभी नहीं मिलता है। वही एक सबसे बड़ा कारण है इस ज्योतिष का कि बहुत से आदमी इसको अनर्गल या मिथ्या या कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। ये उस लेवल के ऊपर निर्भर है कि किसके अंदर कैसा ज्ञान है और किस सीमा तक वो देख सकता है उसको। और इसमें बहुत कुछ है, बहुत वीडियो में हमने बताया है कि ज्योतिष से भविष्य देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। किसी सॉफ्टवेयर में जो पूरी तरह एकदम सोच समझ के जो बनाया गया है, वो हर प्राणियों के लिए अपने अनुसार, उस सुपर कंप्यूटर के अनुसार आपको बना के दिया हुआ है। उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। वो प्रारब्ध अनुसार आपको जो मिला है वो भोगना है। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने कर्म कर सकते हैं, उसकी छूट केवल इंसान को है। प्रारब्ध अनुसार पूरे के पूरे एज इट इज वैसे के वैसे फल भोगने के लिए पशु पक्षी और जानवर है, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य को कर्म करने की छूट है। वो जो भी कर्म करता है अपनी इच्छा अनुसार करता है, न कि प्रारब्ध के अनुसार करता है। कर्मों के बीच में प्रारब्ध आता है कि जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार, वो प्रारब्ध का भोग वहां कटता है आपका, अच्छा या बुरा जो भी है। लेकिन कर्म अगर अच्छे है, झुकाव अगर सही चीजों की तरफ है, दिनचर्या अगर आपकी अच्छी है, मनोस्थिति अगर आपकी अच्छी है, तो वो जो खराब प्रारब्ध भी अगर आ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। ज्योतिष इसी विषय को समझने के लिए है। बोलते हैं ना कि ज्योतिष को समझने के बाद में ही आपको वेद के श्लोक समझ में आते हैं। जिसने ज्योतिष को अच्छी तरह से समझ लिया, वो फिर ज्योतिष के विषय में ये नहीं सोचता है कि मेरे को कल क्या होगा। वो ये सोचता है कि मैं कल ऐसा क्या करूं जिससे दूसरों का भला हो। तो हमारा तो ज्योतिष को देखने का यही नजरिया है, और आज से नहीं, बहुत सालों से हम उसी लेवल में समझते हैं इसको, और आज भी अध्ययन कर रहे हैं। आप चाहे विद्यार्थी समझ सकते हैं, स्टूडेंट समझ सकते हैं ज्योतिष का, और शायद हो सकता है कि अंत समय तक करते रहें, क्योंकि हमारे लिए हमारा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। कोई भी पुस्तक आती है, कोई देखती है, अगर वो हमारे अनुरूप लगती है तो उसका जरूर अध्ययन करते हैं, और नहीं लगती है तो किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाते, क्योंकि सबका अपना अपना ज्ञान का अलग लेवल है। हमारी यात्रा अलग लेवल की है, आपकी यात्रा अलग लेवल की है। आपका ज्ञान दूसरी श्रेणी में आ रहा है, जो हो सकता है हमसे भी ऊपर वाली श्रेणी हो। हमारा ज्ञान अलग लेवल में जा रहा है। हम इस ज्योतिष को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहते। हाँ, इतना जरूर कोशिश करते हैं, चाहे सब्सक्राइब कम हो, चाहे व्यू कम आए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जो भी सुने उसके मन में न तो कोई डर हो किसी ग्रह का, किसी नक्षत्र का, न उसके मन में यह आए कि मेरा ये चीज ठीक हो जाएगा। ठीक कुछ नहीं होता है, किसी के द्वारा कभी कुछ ठीक नहीं होता है। ज्योतिष के जो ग्रह आपको मिले हैं, जो नक्षत्र आपको मिले हैं, क्या आपकी, हमारी या किसी और की इतनी हैसियत है कि हम लोग उसको ठीक कर सके?
जिनकी हैसियत थी उन्होंने ही ठीक नहीं किया, क्योंकि नेचुरलिटी में, समय में वो भी आप इंटरफेयर नहीं करते थे, वो देखते थे। करते क्या थे? हवन करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान का नाम लेते थे, मंत्रों का पाठ करते थे, वेदों के सार को समझते थे और नए ज्ञान का अनुभव करते थे और उसको अपने शिष्यों के द्वारा पूरी सृष्टि में प्रसारित करते थे। नेचुरलिटी में छेड़छाड़ नहीं करते थे। जो ग्रह उनके अच्छे हैं उनको मजबूत करते थे, जो ग्रह उनको खराब फल दे रहे हैं ऑलरेडी उसको कभी छेड़ते नहीं थे। उनको डायरेक्ट बोलते थे तुमको जो करना है करो, लेकिन हमारे जो अच्छे हैं हम उनको मजबूत करेंगे। वैदिक संस्कृति पूरी तरह गुरु के ऊपर निर्भर है। अगर आपका गुरु ग्रह थोड़ा सा भी कमजोर है, थोड़ा मंदिर जाना चालू कीजिए, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखनी चालू कीजिए। कोई मैटर नहीं करता आपका गुरु कैसा है, कोई मैटर नहीं करता कि उस मंदिर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको जस्ट मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ना है, प्रणाम करना है, और चरणामृत मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नहीं ठीक है। वहां पे पंडित आपको क्या बोल रहा है, आपको कौन सी दृष्टि से देख रहा है, कोई मैटर नहीं करता। ये उसके कर्म है, आपको अपने कर्म सुधारने। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।